हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे 4 to 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो टेट एग्जाम है या कोई भी स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो उन सब के अंदर जो लर्निंग यानी कि अधिगम वाला टॉपिक है वो 4 to 5 क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो आप उसमें इस तरह से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ये मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने भी इसी तरह से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन नोट्स में क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। फ्रेंड्स, अधिगम क्या होता है? अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। अधिगम मीन्स कुछ भी सीखना। ठीक है फ्रेंड्स, अधिगम क्या होता है? सीखना। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके थ्रू क्या करते हैं, हम कुछ लर्निंग, कुछ एक्सपीरियंस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें हम जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं, जितनी भी हम अपने पूरा लाइफ लॉन्ग जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं? लर्निंग के अंदर, अधिगम के अंदर आती है। तो इसके अंदर सिर्फ हम स्कूल को, यानी कि सिर्फ जैसे हमने बुक्स रीडिंग की या अभी चैनल देख रहे हैं तो हम कुछ सीख रहे हैं, तो ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेट नहीं करता है। ये पूरे सोशल एनवायरनमेंट से हर एक एक्टिविटी, जो भी हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा अधिगम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर कई बार आता है औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है फ्रेंड्स, औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को इंक्लूड करके क्या बनता है? अधिगम। तो अधिगम एक ऐसी प्रोसेस है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से उसमें शामिल की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर स्कूलिंग प्लस सोशल एनवायरनमेंट, हर एक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी जैसे टीवी देख रहे हैं तो टीवी क्या है, हम उसके थ्रू कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारी लर्निंग हो रही है वहां पे। जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं तो उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो हर एक एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी होती है हमारी, वो सब किसका पार्ट होती है? लर्निंग का। ठीक है फ्रेंड्स, वो सब क्या है? लर्निंग है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, टीवी, म्यूजिक, रीडिंग, ये सब कुछ किसमें इंक्लूड होता है? जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है वो सब किसमें इंक्लूड होता है? लर्निंग के अंदर, अधिगम के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अधिगम है। इस अधिगम का, यानी कि कुछ भी हम सीख रहे हैं तो उसका एम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सबसे मेन मोटिव जो होता है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपने देखा होगा, कई बार पूछता है व्यवहार, यानी कि जो हमारा बिहेवियर होता है, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन, दैट मीन्स चेंज इन बिहेवियर। जब भी हम कुछ चीज सीखते हैं तो उसके थ्रू हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि जैसे कुछ भी हमारी नॉलेज है, कुछ ऐड हो जाती है, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? चेंज इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अधिगम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, फर्स्ट हो गया आपका व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम। सेकंड, अब इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं, यानी कि अधिगम क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिगम, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अधिगम क्या होता है फ्रेंड्स? अधिगम के अंदर सबसे बड़ा फर्स्ट एम हो गया हमारा व्यवहार में परिवर्तन। ये फर्स्ट एम हो गया इसका, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। दूसरा, ये कैसी प्रोसेस है? तो फ्रेंड, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसका डायरेक्ट लिंक किससे होता है? हमारे माइंड से, यानी कि हमारी मानसिक क्षमता से, हमारी बुद्धि से रिलेट करता है। क्योंकि जिसकी जितनी अच्छी मानसिक क्षमता होगी वो उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे तरीके से किसी भी चीज को कैच कर सकता है, लर्न कर सकता है। तो इसके अंदर ये कैसी प्रोसेस है? ये एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी प्रोसेस है ये? मेंटल प्रोसेस, या इसको हम बोल सकते हैं मानसिक क्रिया, मानसिक प्रक्रिया है ये। कैसी प्रोसेस है ये? मानसिक प्रक्रिया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अधिगम एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें किसका यूज होता है सबसे ज्यादा, किसका इंपॉर्टेंस है इसमें, हमारे माइंड का, यानी कि हमारी मेंटल एबिलिटी का इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकंड बात करते हैं इस मानसिक यानी कि मेंटल प्रोसेस से रिलेट करते हैं हम, तो एक चीज और इंक्लूड होती है इसके अंदर, थर्ड, कि कैसी प्रोसेस है, विवेक पर आधारित। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे माइंड पर बेस्ड है, माइंड पर बेस्ड है, विवेक पर आधारित है। ठीक है, विवेक पर आधारित प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये, माइंड पर, विवेक पर आधारित प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम, और इसको हम कैसे किस प्रवृत्ति को जन्म देता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि अधिगम कौन सी प्रवृत्ति को जन्म देता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि खोज प्रवृत्ति, किस पर, खोज पर आधारित बोल सकते हैं, खोज प्रवृत्ति को जन्म देता है। ठीक है फ्रेंड्स, खोज प्रवृत्ति को जन्म देता है, यानी कि इसमें खोज करने की जो हमारी क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो खोज पर आधारित है या खोज की प्रकृति पर बेस्ड है, खोज की प्रकृति को जन्म देता है कौन, अधिगम। सेकंड, विवेक पर आधारित है, हमारे माइंड पर बेस्ड है। थर्ड, मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये कैसी प्रोसेस है, तो ये एम बेस्ड यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये उद्देश्यपूर्ण, यानी कि कोई भी जब हम भी कुछ भी सीख रहे हैं तो क्या होता है, उसका एक मोटिव होता है, उसका एक एम होता है। ठीक है, तो जब भी हम कुछ सीख रहे हैं तो उसका, अभी फिलहाल हम कुछ सीख रहे हैं तो किसके लिए सीख रहे हैं, हम कुछ अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो भी क्या है, हमारा एक एम है। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, एक एम है, एक उद्देश्य है, तो ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिगम कैसी है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो आपको ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जिनको आपको नोट करना है, जिनको आपको लर्न करना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट इसके अंदर हो गया खोज प्रवृत्ति को जन्म देता है। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट हो गया इसके अंदर ये इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, अधिगम का अर्थ ये कंप्लीट हो गया, अधिगम सीखना, औपचारिक और अनौपचारिक, पूरा जीवन पर्यंत, एक चीज उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। और ये क्या क्या कहां से स्टार्ट होती है, जैसे शैशव अवस्था से कहां तक जाती है, शैशव अवस्था से कहां तक जाती है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है, यानी कि प्रौढ़ावस्था के बाद तक चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शैशव अवस्था से स्टार्ट होती है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो कहां से शुरू होती है, शैशव अवस्था से शुरू होती है और पूरी लाइफ चलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हमारे स्टेप्स, यानी कि सोपान क्या है, कितने हैं। तो फ्रेंड्स, इसके टोटल 9 सोपान है। ठीक है, इसके कितने सोपान हैं, 9 स्टेप्स हैं, 9 सोपान है इसके अंदर। इसके अंदर 9 सोपान है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर हमारा, इसके अंदर कितने सोपान है, अधिगम के 9 सोपान है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 स्टेप्स है, 9 प्रकार है, 9 सोपान है। ठीक है, 9 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है अधिगम के अंदर। तो सबसे पहले इसमें सबसे कंफ्यूजिंग फर्स्ट आता है हमारा, जैसे इसमें 2 ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स हमारे, तो उनमें से आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना होता है वहां पर कि सबसे पहला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर 2 चीजें आती है, एक होता है हमारा लक्ष्य और एक होता है हमारा आवश्यकता या मोटिवेशन। ठीक है, एक होता है हमारा आवश्यकता या आप इसको बोल सकते हैं मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लक्ष्य, हम सोचते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक एम होना जरूरी है, अधिगम के लिए एक एम होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लक्ष्य पर टिक कर देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। जो हमारा लक्ष्य होता है वो सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा, हमारा आवश्यकता। तो आपको स्पेशली माइंड में रखना है कि बहुत बार ये एग्जाम में आ भी चुका है कि आवश्यकता जो होता है, अधिगम का पहला सोपान क्या है, आवश्यकता है। जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, तब तक हम किसी चीज को सीखते नहीं है। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए किसकी ज्यादा जरूरत होती है, कोई ना कोई हमारा एक आवश्यकता होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे अभी हम कुछ सीख रहे हैं, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपका जो भी कोई टेट एग्जाम है, ठीक है, रीड है या कोई भी टेट एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करने के लिए सीख रहे हैं, तो ये क्या हमारी जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आवश्यकता या जरूरत, नीड भी बोल सकते हैं आप इसको, जरूरत, आवश्यकता, नीड या मोटिवेशन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आवश्यकता और मोटिवेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आवश्यकता किसका पार्ट है, मोटिवेशन का ही पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आवश्यकता किसका पार्ट है, मोटिवेशन का ही पार्ट है।
तो आवश्यकता, जरूरत, नीड या मोटिवेशन बोल सकते हैं इसे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आवश्यकता या मोटिवेशन, और सेकंड क्या हो जाएगा इसमें हमारा लक्ष्य, क्योंकि हमारे सबसे पहले हमारी जरूरत आती है, उसके बाद यानी उस आवश्यकता के हिसाब से हम अपना एम, हमारा लक्ष्य डिसाइड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें किसी चीज की जरूरत होती है, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग अपना एम या लक्ष्य डिसाइड करते हैं, एम या लक्ष्य डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इसके अंदर हमारा आवश्यकता, और सेकंड स्टेप हो गया हमारा लक्ष्य। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, लक्ष्य नहीं है, आवश्यकता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं। तो पहला क्या होता है हमारा, सबसे पहला सोपान होता है आवश्यकता, दूसरा होता है हमारा लक्ष्य, तीसरा। अब जो इसमें 9 स्टेप्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें दो स्टार्टिंग के 2 पूछे जाते हैं और एक लास्ट का जरूर पूछा जाता है। तो इसका जो लास्ट स्टेप है, यानी कि जो इसका लास्ट स्टेप है वो आपको माइंड में रखना है। लास्ट स्टेप, लास्ट सोपान क्या है हमारा इसके अंदर, वो है, अब कोई भी हमारा जो अधिगम है, हम कुछ सीख रहे हैं तो उसका एक मोटिव है, वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, तो वो ही इसका आखिरी सोपान है, ठीक है फ्रेंड्स। व्यवहार में परिवर्तन या चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इसमें तीनों स्टेप आपको टोटल हमें याद रखना है, कितने स्टेप है, 9 स्टेप है। फर्स्ट है इसके अंदर हमारा आवश्यकता यानी कि मोटिवेशन, सेकंड हो गया आवश्यकता या मोटिवेशन, सेकंड हो गया लक्ष्य, उद्देश्य, थर्ड हो गया, लास्ट हो गया हमारा व्यवहार में परिवर्तन। तो बस ये 3 आपको जरूर माइंड में रखने हैं, और वो भी सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके अंदर हमारा, ये दोनों हो गए, लास्ट स्टेप है हमारा कारक, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड टॉपिक है इसके अंदर हमारा कारक, यानी कि अधिगम के कौन कौन से कारक होते हैं, अधिगम के कौन कौन से कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स अधिगम के कौन कौन से कारक होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे अब हम कुछ सीख रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हमें उस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हमारा जो बैकग्राउंड है वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, एक स्वस्थ एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा बैकग्राउंड से मतलब है कि हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट हो गया इसमें, यानी कि इसमें आसपास की सिचुएशन भी आ जाती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है इसमें विल पावर, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 इसमें है, हमारे कारक के अंदर 2 हैं, 2 कारक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है विल पावर, जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, ठीक है फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर। तो विल पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कोई भी जो लर्निंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी इफेक्टिव लर्निंग तब हो सकती है जब उसके लिए हमारी विल पावर है वो स्ट्रोंग होगी। तो जिसकी जितनी अच्छी इच्छा शक्ति होती है, जितना स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, उसके लिए अधिगम, उसके लिए लर्निंग उतना ही इजी और इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कारक है वो कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा करता है, हमारा इच्छा शक्ति। अगर हमारी विल पावर है सीखने की तो हम उसको अच्छे से सीख सकते हैं। सेकंड, दूसरा ही इसी से रिलेट करता है एक और, मोटिवेशन, ठीक है फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा। तो इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो विल पावर मिलेगा या मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और मोटिवेशन, तो फ्रेंड्स जो भी मोटिवेशन है, मोटिवेशन भी अधिगम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है विल पावर और मोटिवेशन, क्योंकि जब तक हम किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं होते तब तक हम उसको अच्छे से सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अधिगम यानी कि सीखने के लिए हमारे पास एक मोटिवेशन की, यानी कि उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके अंदर हम, तो इसके 2 कारक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों याद करने हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर इफेक्टिव टीचिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इफेक्टिव टीचिंग। जो क्योंकि हमारा जो टीचिंग का एम है वो क्या है, एक इफेक्टिव टीचिंग है। तो इससे बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। ये स्टेप्स हो गए 9 और ये हो गया इसका इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि प्रभावित शिक्षण बोल सकते हैं, प्रभावित शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावित शिक्षण, ठीक है, या एक प्रभावित अधिगम, प्रभावी अधिगम, प्रभावी शिक्षण,
यानी कि इफेक्टिव लर्निंग, एक इफेक्टिव टीचिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, हमारी जो बुक्स होती हैं, वो किस पर बेस्ड होती हैं, यानी कि कौन सा सीक्वेंस, कौन सा प्रिंसिपल उसके अंदर फॉलो किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर या कठिन से सरल की ओर। तो जो हमारी बुक होती है, बुक के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जो हमारी बुक्स बनी होती है, बुक्स होती हैं, उसके अंदर जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है, पाठों का, अध्यायों का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो कौन से रूल को फॉलो करता है। तो सरल से कठिन या कठिन से सरल। तो इसमें हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा सरल से कठिन की तरफ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें याद रखना आपको, पाठ का क्रम जो होता है, पाठ का जो क्रम होता है वो किससे होता है, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, जो भी हमारी यूनिट या चैप्टर जो जाते हैं वो कौन से सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट है, चाहे वो 1 to 12 के लिए हो, जो प्राइमरी के लिए हो, चाहे 12th तक कोई भी क्लासेस हो, कोई भी बुक होती है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सभी में सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तो ये पहले आ भी चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल को, एक इफेक्टिव टीचिंग कैसे हो सकती है, प्रभावी शिक्षण कैसे हो सकता है, या एक प्रभावी अधिगम कैसे हो सकता है, जब हम मूर्त से अधिगम की तरफ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त, यानी कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, मूर्त से अमूर्त नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त यानी कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड है इसके अंदर हमारा, और कौन सा नियम को फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा एनसीईआरटी ने बताया था कि सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो उसमें किसका यूज होना चाहिए, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं इसके अंदर ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, ज्ञानेंद्रिय यानी कि स्वयं करके सीखना। ठीक है, तो बहुत बार आता है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू या फिर फील्ड के थ्रू, क्षेत्र भ्रमण के थ्रू। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो होता है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, यानी कि जिसमें स्वयं करके सीखने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अब हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये एग्जैक्ट याद करने हैं आपको, एग्जैक्ट लर्न करना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। एक और होता है इसके अंदर प्रभावी शिक्षण, और कैसे हो सकता है, कुछ स्पेशल प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें एग्जैक्ट फॉलो करना पड़ता है। एक और होता है जो हमारा इंडक्टिव मेथड में यूज होता है, यानी कि एग्जाम्पल से, उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण से नियम की तरफ। प्रभावी शिक्षण किसमें होता है, उदाहरण से नियम की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको याद रखने हैं। तो प्रभावी शिक्षण, क्योंकि इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है इफेक्टिव टीचिंग से, तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें हमेशा जो चैप्टर्स होते हैं बुक के अंदर कैसे बने होते हैं, सरल से कठिन की तरफ। सेकंड, कौन सा इफेक्टिव टीचिंग का एक पार्ट होता है, तो सबसे ज्यादा किससे अच्छा इफेक्टिव टीचिंग होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग से, स्वयं करके सीखना विधि से। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। थर्ड होता है इसके अंदर कौन से नियम को फॉलो किया जाता है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कि कॉन्क्रीट चीजों से, कॉन्क्रीट मीन्स जिसमें प्रत्यक्ष रूप से हम किसी चीज को टच करके देख सकते हैं। ठीक है, देख कर या उस चीज को टच करके सीख सकते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। नेक्स्ट हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, इससे नेक्स्ट हो गया विशिष्ट से सामान्य, और लास्ट हो गया इसमें उदाहरण से नियम की तरफ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के बाद अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। तो फ्रेंड्स इसको एक बार अच्छे से लर्न करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।